गरीबों का मसीहा तो अरविंद केजरीवाल खुद को बताते हैं। वो ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हम सोचते हैं, उनके लिए योजनाएँ लेके आते हैं। आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, वो सारी चीज़ों पर दावा तो वो ठोकते हैं जो आप कह रहे हैं। गरीबी उत्थान के बारे में आपको बता चुका हूं कि कितने फ्लैट, जहां झुग्गी वहां मकान, वो दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं। कोई बनावटी बात नहीं है, करके दिखाए ना अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी या आतिशी जी, वे केवल और केवल गरीब को और ज्यादा गरीब बने रहना देना चाहते हैं। बहुत सारे मंच जो है वो भाजपा के मंच पे नजर आ रहे हैं कुमार विश्वास पिछले कुछ दिनों से। क्या लगता है कि आप तो बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, आपको लगता है कि कहीं एंट्री हो सकती है, बैकडोर एंट्री? देखिए क्या है कि टॉप टू बॉटम देश के जितने भी परिवार हैं, अमीरी में टॉप पर होंगे, बुद्धिमत्ता में टॉप पर होंगे, व्यापार में टॉप पर होंगे, स्पोर्ट्स में टॉप पर होंगे, या उसके बिल्कुल डाउन पर होंगे, सबके सब देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो जनता के लिए पार्किंग बनाई गई, उसका लगभग 30% हिस्सा अपने अय्याशी और ऐशो आराम के लिए उन्होंने सरकारी जमीन में कब्जा लिया। अच्छा, पार्किंग में घर बना लिया उन्होंने। पार्किंग में घर बना लिया। तो महरौली की जनता ये जानती है कि गजेंद्र यादव वो एक ऐसा नाम है जो जनहित के काम करता है, और बाकी पार्टी के लोग वो अपना घर भरने का काम करते हैं, अपना ऑफिस बनाने का काम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। किसकी बनेगी सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, युवा नेता गजेंद्र यादव जी मेरे साथ में हैं। गजेंद्र यादव जी के बारे में बता दूं, ये दिल्ली प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। तो सबसे पहले जो सवाल मैं करूंगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, प्रत्याशी हैं महरौली विधानसभा से। दिल्ली को लेकर क्या बीजेपी का विजन क्या है, विजन प्लान क्या है आपका? पिछले 2 दिन की बात करूं मैं, 3 और 5 तारीख की, तो कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी, और वे परियोजनाएं मैं आपके पॉडकास्ट में पूरी गिना नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़े, एजुकेशन के लिए जो कॉलेजेस हैं वो बढ़े। उसके लिए वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, और उससे पूर्ववर्ती सरकार, अभी की सरकार जो आम आदमी पार्टी की है और पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही, उन्होंने दिल्ली में एक भी कॉलेज, एक भी नया कैंपस खोलने का कभी जज्बा दिखाया नहीं। वो काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, और वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। बहुत बड़ी बात है। 2 कैंपस वो दिल्ली को दिए हैं। जो झुग्गी बस्ती का हमारा परिवार है, हमारे लिए महरौली में भी बहुत सारी झुग्गी बस्ती है, कुसुमपुर पहाड़ी है, देशबंधु दीनानाथ कैंप है, मोतीलाल नेहरू कैंप है, घोसिया कॉलोनी है, वे सब भी मुझे लगातार वो झुग्गी के बदले फ्लैट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन चाबियां झुग्गी वासियों को दी, उसके बाद से लगातार महरौली विधानसभा क्षेत्र से भी फोन आ रहे हैं कि गजेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी ने हम गरीब लोगों को रहने के लिए एक अच्छा मकान वो देने की शुरुआत करी है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे अच्छे फ्लैट में रहें। और देखिए, वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं वे भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं कि उनको लगता है कि झुग्गी वालों को झुग्गी में ही नारकीय जीवन जीने देना चाहिए। लेकिन ये जो क्रिएटिव और रचनात्मक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है कि कालका जी में भी झुग्गी वासियों को फ्लैट दिए गए, अब अशोक विहार में भी उनके लिए फ्लैट दिए गए, बहुत बड़ा काम है। दिल्ली देश की राजधानी है, विश्व भर से, ना केवल भारत से, बहुत सारे परिवार व्यापारी वे अपने परिवार के साथ भी और अपने बिजनेस ट्रिप पर भी वे दिल्ली में आते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यापारियों के लिए बहुत काम नहीं किए,
लेकिन आज आप देखिए कि द्वारका में बहुत बड़ा व्यापारियों के लिए मीटिंग्स करने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप वहां पे लगा दिया गया है। ठीक ऐसे ही सरोजनी नगर के सामने भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने के लिए वहां पर भी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। और जो प्रगति मैदान होता था कभी, वहां भारत मंडपम जैसा बड़ा एक सेटअप वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, वे बोलते कम है, करते ज्यादा है। अपना संवाद शैली उनकी गजब की है, और संवाद शैली में चाहे मन की बात हो या कहीं बड़ी रैलियों में जुड़ने की बात हो, वे संवाद करते हैं। लेकिन जितना संवाद करते हैं अपने परिवारजनों से, उससे कहीं अधिक ज्यादा वे करके दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि दिल्ली के भीतर रहने वाला एक एक परिवार, वो मध्यम वर्गीय परिवार, वो झुग्गी झोपड़ी का परिवार, वो भी देश की राजधानी के लेवल पर रहे। उनके यहां भी अच्छे पार्क हो, अच्छे स्कूल हो, वहां भी जल बोर्ड का पानी आता हो, वहां पर 24 घंटे बिजली आती हो। इस प्रकार की योजना दिल्ली को एक भव्य दिल्ली और बड़ी दिल्ली, और दिल्ली वाले को गर्व हो, ऐसी बड़ी दिल्ली बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, गरीबों का मसीहा तो अरविंद केजरीवाल खुद को बताते हैं। वो ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हम सोचते हैं, उनके लिए योजनाएं लेके आते हैं। आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, वो सारी चीज़ों पर दावा तो वो ठोकते हैं जो आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि प्रधानमंत्री जी कम बोलते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, ये इनका सीधा आरोप रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि ये बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो गरीबों के मसीहा के रूप में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मसीहा के रूप में, अगर आज से 20-25 साल बाद आगे भविष्य में कोई भी नाम जाना जाएगा, तो वो केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम जाना जाएगा। मैं उनके गरीबी उत्थान के बारे में आपको बता चुका हूं कि कितने फ्लैट, जहां झुग्गी वहां मकान, वो दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं। कोई बनावटी बात नहीं है, करके दिखाए ना अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी या आतिशी जी, वे केवल और केवल गरीब को और ज्यादा गरीब बने रहना देना चाहते हैं। दिल्ली को स्लम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं कि गरीब अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचता रहे, वो सरकारें बदलने के बारे में ना सोचे, वो सरकारों से मांग के बारे में ना सोचे। लेकिन वहीं अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं, तो आप खुद पत्रकार हैं और मेरी बात का मर्म समझेंगे। देश में अनुसूचित जाति से अगर कोई भी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर बिठाया, वहां पर उनको सम्मान दिया जी, तो वो केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को बिठाया। देश में अनुसूचित जनजाति महिला की किसी भी बहन को देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति जी के पद पर बिठाया, तो आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में हम सबने उनको देखा है। और वे इस प्रकार के, ये दोनों ही गरीब नेता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी भी और रामनाथ कोविंद जी भी, वे भी गरीबी और वीकर सेक्शन से निकले हुए लोग हैं। और ठीक इसी प्रकार से जो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसमें मौका मिलता था कि अमुक सांसद यदि हमारे लिए लिख देंगे तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, जवाहर विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सब में किसी न किसी सिफारिश की बात चलती थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिफारिश की बात कब चलती थी? आजादी के 70 सालों के बाद तक भी
सिफारिश की बात चलती थी। हम्म 65-70 साल हो गए थे देश को आजाद हुए। ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने उस समय के शिक्षा मंत्री आदरणीय, आज के भी वे शिक्षा मंत्री हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को बुलाकर ये निर्देश दिया कि जवाहर विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में सिफारिश से बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। वो सारा का सारा जो सिफारिश में कोटा लगता था, उन्होंने कहा कि देश के गरीब, ओबीसी, एससी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके बच्चों को वहां पर एडमिशन देंगे। आज ये स्कूली शिक्षा की बात करते हैं दिल्ली सरकार के लोग, लेकिन उन्होंने स्कूलों में कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है कि गरीब परिवार के बच्चे भी आज केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। गरीब परिवार के बच्चे जवाहर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हमारे एससी और ओबीसी समाज के बच्चे वे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी क्रांति के जनक, जो ईडब्ल्यूएस की जो क्रांति है, उसके जनक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाने जाएंगे। जिस इलाके से आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसी इलाके से आपकी पत्नी 2017 में निगम पार्षद थी, और जो अभी प्रतिद्वंदी हैं आपके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, वो उनके साथ में मतलब विपक्ष में थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवार थे दूसरी पार्टियों से। यहाँ क्या फैक्टर आपको समझ में आ रहा है यहाँ इस इलाके में? मेरी जो बात थी वो संयोगवश आपने अपने श्रीमुख से कह दी। 2017 में जो हमारे मित्र प्रतिद्वंदी हैं आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, वे दोनों ही 2017 में यहाँ हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। और मेहरौली विधानसभा का कार्यकर्ता वो हमारा टिकट घोषित होने के बाद से बहुत खुश है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इन दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को गजेंद्र यादव जी की जो परछाई आरती त्रिपाठी यादव हैं, उन्होंने 17 में तो हरा ही दिया था। अच्छा। और वे इतने उत्साहित हैं कि वे टिकट होने के तुरंत बाद से ये कहते घूम रहे हैं गली गली में, चौक चौक में, कि पहले भी हम जीते थे, अब भी हम जीतेंगे। और वो चुनाव, चूंकि यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के दिल्ली में कुल टोटल 6 चुनाव हुए हैं। उन 6 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेहरौली नगर निगम में केवल 1 चुनाव में जीत का स्वाद चख पाई है। 5 चुनाव दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने मेहरौली में हारे हैं। अच्छा। निगम के चुनाव, केवल 1 चुनाव 17 से 22 का चुनाव वो आदरणीय श्रीमती आरती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। हमारे जो, मैं स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है, तो मेरे जो साथी स्वयंसेवक हैं उन्होंने सपोर्ट किया, आशीर्वाद किया। वो चुनाव हम जीत कर आए और उस चुनाव की धमक आज तक है। इसीलिए विरोधी पार्टी के जो हमारे मित्र प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में शत्रु रखने का जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आता, हर पार्टी अपने अपने लिहाज से काम करती है, तो मैं इसीलिए मित्र प्रतिद्वंदी कह रहा हूं। तो वो चुनाव आरती जी ने बहुत अच्छे मार्जिन से इन दोनों ही कैंडिडेट को हराया है। और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, और उत्साह इतना बड़ा है कि मैं जहां भी जा रहा हूं, अभी तो चुनाव कैंपेन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है जी। 2 दिन पहले टिकट हुआ और उसके तुरंत बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली, तो मैं बहुत जगह जाके नहीं मुलाकात कर पाया हूं अभी। आज सुबह 6:30 बजे से शुरुआत थी मेरी, लेकिन जितना भी मैं गया हूं वहां सब मिलते पहली बार में ये कहते हैं, गजेंद्र जी जीत हमारी पक्की है, क्योंकि हमने 17 में इनको हरा दिया था। और देखिए, पॉलिटिक्स हो या युद्ध हो, उत्साह बहुत काम आता है। हाँ, सही बात। और हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता वो उत्साही है, और निश्चित तौर पर ये चुनाव
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरा तो नाम है, मैं जीत रहा हूं, लेकिन काम हमारे स्वयंसेवक बंधु और हमारे जो अनुसांगिक संगठन है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सब का काम रहेगा जो हम यहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये निगम पार्षद की बात हुई, आपकी पत्नी रही यहाँ की निगम पार्षद, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि महिलाओं का जो वोट है वो काफ़ी कन्वर्ट होगा आपकी तरफ उनकी वजह से। महिला सम्मान योजना को लेकर आपकी क्या राय है? भाजपा की क्या राय है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि इसमें भाजपा की राय पूछने से ज्यादा अच्छा है कि जनता की क्या राय है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का नाम दिया गया है। जनार्दन मतलब भगवान। जी। जनता जानती है कि इस दिल्ली का सबसे झूठा, धूर्त, महाठग, रंग बदलने वाला घड़ी घड़ी अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो गाजियाबाद से आके दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, वो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी हैं। वे हमेशा झूठ बोलते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल वो समय नहीं है कि जब कोई बात अखबार में निकली बड़े बड़े शब्दों में और उसका खंडन आ गया छोटे छोटे शब्दों में अखबार के 12वें 13वें पृष्ठ पर। आज तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबके पास सोशल मीडिया है जी। और सोशल मीडिया आईना भी है। तो दिल्ली की महिलाओं को पता है कि जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं वो 100% नहीं होता है, और जो इनकी योजना है उस योजना पर दिल्ली के बहनें, माताएं, युवती बेटियां वे कतई विश्वास नहीं कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जीतने में प्रलोभन देने के लिए, प्रलोभन व्यक्ति कब देता है? जब उसको लालच हो। प्रलोभन कब देता है? जब उसको दिख रहा हो कि मेरी हार निश्चित है, तो मैं इनको कुछ लालच दे दूं। तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी ये घोषणा करी थी कि हम 1000 रुपया सब महिलाओं को देंगे। उन्होंने फॉर्म भरवाए थे, कई केस दर्ज कराए थे हमने, एफआईआर भी हैं दिल्ली पुलिस के थानों में। अच्छा। आप एफआईआर निकलवा सकते हैं। अपना तुगलक लैन थाने में भी एफआईआर है उनकी, चाणक्यपुरी थाने में भी है, वसंत कुंज मेहरौली में भी है, तमाम थानों में एफआईआर है। क्योंकि कोई भी प्रस्ताव पास होता है, उसकी योजना आती है, कैबिनेट मीटिंग में वो पास किया जाता है। हमने 370 धारा हटाई, तो आपको पता है कैबिनेट मीटिंग में वो पास किया गया था। सही बात। बातों बातों से नहीं होती है कुछ भी। आदरणीय अमित शाह जी ने इतना बड़ा काम देश के लोगों के लिए किया, वो सब एक प्रोसेस है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक प्रोसेस होता है। ये जब भी सुबह उठते हैं तो 10 नए झूठ बोलते हैं, और उन 10 नए झूठ में भी ये 2100 वाली योजना है। और आपने देखा है कि 2100 की योजना शुरू इन्होंने करी, उसका दिखावा शुरू किया, उसके अगले दिन जिस मंत्रालय से वो योजना का पेमेंट आना था, उस मंत्रालय ने अखबार में इश्तिहार निकाल के और खंडन कर दिया कि 2100 रुपए वाली कोई भी योजना महिला विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार की तरफ से लागू नहीं करी गई है। क्योंकि उनको डर था, जैसे कांग्रेस ने पंजाब में जब झूठ बोला कि हम इतना इतना पैसा महिलाओं को देंगे, तो चुनाव हारने के बाद उनके कार्यालयों में महिलाओं की लाइन खड़ी रही, लंबी लंबी, उनके कार्यालय तोड़ दिए गए, कई जगह क्षतिग्रस्त किए गए। इसी प्रकार से ये झूठों का एक रेला है जिसका नेतृत्व वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। जो अपने बच्चों के सर की कसम खा जाए जी कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, और वो फिर झूठ बोल दे। जिनके सोशल मीडिया पे बहुत प्रचारित वीडियो चल रहे हैं आजकल कि 15 में बोला कि मैं 20 तक डुबकी लगवा दूंगा जमुना जी में, फिर 16 में बोला कि 21 तक लगवा दूंगा, 17 में बोला 22 तक लगवा दूंगा, और 22 में बोला कि अब मुझे एक मौका और दे देना, तो
चुनाव से पहले डुबकी लगवा दूंगा जमुना जी में, अब बोल रहे हैं। कितना बेशरम व्यक्तित्व है केजरीवाल जी का, उनको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती, डूब मरना चाहिए। वो 10-12 साल से दिल्ली की जनता को झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब आके कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने काम नहीं कर पाया, वो मैं इस मौके में कर दूंगा। तो वो झूठों के सरदार हैं। इसलिए उनके झूठ का जो सच है वो दिल्ली की जनता जान चुकी है और इस बार उनका जाना तय है। और जो जैसे वो आए थे फ्री की सौगात देने के बाद, फ्री का लालच देने के बाद सत्ता में आए थे, तो आप यकीन मानिए द्विवेदी जी, इस बार फ्री का लालच जो दे रहे हैं उस पर जनता को विश्वास नहीं है। उस फ्री के प्रपोजल के कारण ही वो जाने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि देश में, दिल्ली में अगर कोई नंबर 1 झूठा है तो केजरीवाल जी हैं, और अगर देश में कोई महा ईमानदार है जो अपनी कथनी को करनी में परिवर्तित करते हैं तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक जनप्रतिनिधि चलता है। उनको डर रहता है कि हमारे पीछे ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो वो चुनने के बाद अपने क्षेत्र में कायाकल्प करते हैं। अच्छा, ये 2100 का आम आदमी पार्टी का रहा। आज अभी लगभग कुछ घंटे ही पहले कांग्रेस ने 400 रुपए बढ़ा के 2500 वाली योजना शुरू की है। उन्होंने कहा हम 2500 रुपए देंगे। यहाँ क्या है कि झूठों के बाजार में जब बोलियां लगती हैं तो तरह तरह की बोलियां लगती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये कोई ढूंढे दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, कोई मिलेंगे नहीं। इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है आपकी सरकार का केंद्र में, अलग अलग प्रदेशों में, उसके बावजूद भी दिल्ली में आप सांसद बना देते हैं, लेकिन विधानसभा में आके गाड़ी अटक जाती है आपकी, ऐसा क्यों? देखिए, दिल्ली के लोग बड़े दिल वाले हैं और बड़े दिल वाले हैं, और दिल्ली के लोग सब पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अपनी आबादी कम है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक जो देश का फैलाव है, उन सब राज्यों का सम्मिश्रण लघु भारत दिल्ली है जी। और लघु भारत दिल्ली होने के कारण से दिल्ली का वोटर्स का नेचर है कि वो टेस्ट करना चाहते हैं। आज किसी ने एक दुकान से कुछ खाया तो वो दूसरी दुकान पे जाके खाना चाहता है कि मैंने आज चांदनी चौक का पराठा खा लिया तो कल मैं प्रशांत विहार का दही बल्ला खा लूं, परसों मैं नारोजी नगर के पकोड़े खा लूं। ऐसे दिल्ली के लोग सोचते हैं। दिल्ली के लोगों का, मैं भी दिल्ली वाला हूं, इसलिए मैं भी ये करता हूं कि आज इस जगह पे कुछ खाया, कल दूसरी जगह पे खाया। आप भी करते होंगे। विश्वास करते हैं दिल्ली के लोग, और दिल्ली के लोगों ने पहले कांग्रेस पे विश्वास किया जी, उन्होंने धोखा दिया। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के वो चेले हैं, अन्ना हजारे जी की तरह कुछ करके दिखाएंगे, उन पर विश्वास किया, उनको अवसर दिया। आज दिल्ली के जो लोग हैं वे कांग्रेस के से अविश्वास करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की शक्ल देखना तक दिल्ली वालों को पसंद नहीं है। जहां जहां जाते हैं वहां विरोध करते हैं दिल्ली वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करती है जी, दिल्ली के लोग करते हैं। तो आज दिल्ली वालों की आंखें खुली हैं और वे ये मत बना चुके हैं कि भैया सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो हमें यूज नहीं करती है। क्योंकि केजरीवाल जी ने यूज एंड थ्रो करके दिखाया है कि चुनाव में कुछ वादे और चुनाव के बाद 10 साल बीत जाने के बाद भी वो वादे पूरे नहीं किए। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि टेस्ट के इस अगले पड़ाव में, राजनीतिक टेस्ट के इस अगले पड़ाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो एक विकासवादी जो सोच है और जो सरकारें कई बार रिपीट हो रही है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उन सब, आसाम में, उन सब की श्रृंखला में इस बार
भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हम्म। दिल्ली में चुनने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अच्छा, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी रही हैं। वो लगातार इनके जो वो हैं, योजनाएं हैं, इनकी जो कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, उसको स्वाति मालीवाल उजागर। जी के बारे में जी बात कर रहे हैं जी आप? जी। हाँ, तो ये उनके बारे में क्या है मामला? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो भाजपा ज्वाइन करने वाली हैं, इसलिए ऐसा सब कर रही हैं। देखिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के दरवाजे सभी ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम्म वो पार्टी ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। हम्म मेरी आज तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि केजरीवाल जी के जो पूरी कोर टीम है, हम्म जिसके मुखिया केजरीवाल हैं, वे सब महिला विरोधी हैं अच्छा। टोटल। हम्म मालानगर से सोमनाथ भारती जो इनके एमएलए और मिनिस्टर भी रहे, हम्म उनके बारे में दिल्ली जानती है कि कैसे कुत्तों से अपनी पत्नी को कटवाते थे। हाँ, ये अभी कुछ देर पहले ही मुझे किसी ने बताया, आपके किसी साथी ने, कि ऐसा कर दिया था उन्होंने। और जो इनके खाद्य आपूर्ति मंत्री थे मनोज कुमार जी, वो गरीब महिला जो ईडब्ल्यूएस की थी, राशन कार्ड बनाने के लिए आई थी, उनके साथ वो प्रेशर डालते हैं कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, हम बिस्तर हो जाओ मेरे साथ। उसका एमएमएस वायरल हो जाता है। और विभव कुमार जो केजरीवाल के बहुत चहेते हैं, वो और केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता जी, वो शीश महल में स्वाति मालीवाल, पार्टी कोई भी पार्टी की महिला हो, लेकिन वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, सही बात, दिल्ली की महिलाओं के लिए बोलती थी, ऐसी महिला को वहां बुलाकर पीटते हैं। और इनाम के तौर पर केजरीवाल जी जो है वो विभव कुमार को हमेशा अपनी कार में रखते हैं। उनकी कार के टिंटेड ब्लैक शीशे हैं, उनको वो खोलते नहीं है। ऐसा क्या चलता है कार के अंदर के वो खोलते नहीं, उसके अंदर विभव कुमार बैठे होते हैं। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी विभव कुमार को पंजाब सरकार एडवाइजरी कमेटी के मेंबर के नाते मिली हुई है। वो सिक्योरिटी केजरीवाल की नहीं है, वो विभव कुमार की है। और इन्होंने एक महिला के ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को संरक्षण के लिए सिक्योरिटी दी हुई है। तो द्विवेदी जी, इनमें सबके अंदर मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है। ये महिलाओं को अपने यहाँ पनपने नहीं देना चाहते। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो है कि सबका साथ सबका विकास, जो हमारा नारा है, सबका साथ मतलब क्या है, जातियों के साथ साथ सबका साथ मतलब महिला और पुरुष में भी सबका साथ। तो इस प्रकार से ये स्वाति मालीवाल जी की हत्या करना चाहते थे। और चूंकि ऐसा सब हुआ तो मुझे लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हैं, वो जा रही हैं, इनकी पोल खोल रही हैं, क्योंकि पहले तो इनके षड्यंत्र में वो शामिल थे। हाँ। अब उन्हीं के साथ अपमान हो गया है, तो वो जा रही हैं, पोल खोल रही हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की योजना कोई है नहीं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लानिंग नहीं है। वे अपने आप योजना करके, समझदार महिला है, सांसद है, पढ़ी लिखी है, इनके आंदोलन में साथ रही हैं, संघर्ष में साथ रही हैं, लेकिन अब उन्होंने लात मार के भगा दिया, तो वो जा रही हैं और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि वो आएंगी भाजपा में? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे क्या है कि पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सब लोग ऐसी योजनाएं, ऐसी प्लानिंग प्रचार में ले आते हैं। कुमार विश्वास जी के बारे में भी बहुत बार चला कि वो भी आएंगे। उसी कड़ी में इन्होंने एक स्वाति मालीवाल जी का नाम भी जोड़ दिया होगा। अच्छा, अभी भी कुमार विश्वास को अभी भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एंगल उन्होंने, जैसे उन्होंने बीच में रामायण और सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कुछ बात की। हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि मैं सोनाक्षी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चर्चा हुई कि ये सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कह रहे हैं कि
आपके घर का रामायण, आप अपने घर का रामायण रखें नाम, लेकिन लेके कोई दूसरा चला जाए। और फिर अभी सानिया मिर्जा से जुड़ी हुई बात भी सामने आ रही है। नहीं तो वो देखिए, मैं मेरी आपकी पॉलिटिकल बात चल रही है, उसमें मैं अगर अपने व्यक्तिगत रूप में मैं कहूँ भी तो बात तो गलत है। घर का नाम रामायण और विवाह दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ हो रहा है, निकाह हो रहा है, तो बात तो गलत है। लेकिन ठीक है, वो पढ़ी लिखी महिला है सोनाक्षी जी, अपना डिसीजन उन्होंने जो लिया होगा वो लिया होगा। लेकिन हिंदू के तौर पे मैं बात करूं तो मुझे वो स्टेप गलत लगता है व्यक्तिगत रूप से, भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भाई हम अपने परिवार में संस्कार दें, केवल संस्कार की बात करने से लाभ नहीं होता, संस्कार जो है वो जड़ों में जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे मंच जो है वो भाजपा के मंच पे नजर आ रहे हैं कुमार विश्वास पिछले कुछ दिनों से। क्या लगता है कि आपको, आप तो एक बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, आपको लगता है कि कहीं एंट्री हो सकती है, बैकडोर एंट्री? देखिए क्या है कि टॉप टू बॉटम देश के जितने भी परिवार हैं, अमीरी में टॉप पर होंगे, बुद्धिमत्ता में टॉप पर होंगे, व्यापार में टॉप पर होंगे, स्पोर्ट्स में टॉप पर होंगे, या उसके बिल्कुल डाउन पर होंगे, सबके सब देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति वो अपने विकास के लिए एक विकास वाली जो पार्टी है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन किसको पार्टी लेती है किसको नहीं लेती है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अच्छा। वो हमारी ज्वाइनिंग कमेटी तय करती है, वो हमारी समितियां बनी हुई हैं वो तय करती हैं। तो अगर कोई आना चाहे तो उसका एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करके पार्टी के भीतर सदस्यता दिलाई जाती है। तो इसमें चाहे कुमार विश्वास जी हो, चाहे स्वाति मालीवाल जी हो, चाहे और भी कोई हो, अगर वो उस पूरे प्रोसेस को पूरा करते हैं और पार्टी तय करती है कि इनको ज्वाइन कराना है तो करा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, दिल्ली में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन से चेहरे जो हैं वो सामने होंगे, दावेदार कौन हो सकता है? आरएसएस 1925 से व्यक्ति निर्माण के काम में लगा हुआ है और एक संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की कि संघ से मार्गदर्शक के रूप में कोई ना कोई लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, उनको हम संगठन मंत्री के नामों से जानते हैं जी। और वो जो व्यक्ति निर्माण का प्रोसेस है वो संघ के सभी अनुसांगिक संगठनों में चलता है। देश पहले, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड, ये जो स्लोगन ही नहीं है, ये हमारी पार्टी में इसको बिल्कुल गीता की तरह मानकर चलते हैं। अच्छा। तो व्यक्ति निर्माण के प्रोसेस में, कार्यकर्ता निर्माण में के प्रोसेस में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक नहीं दसियों नाम ऐसे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। और आपने अन्य राज्यों में भी देखा होगा कि लंबे समय तक हमारे मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद एकदम नया चेहरा मुख्यमंत्री बना, राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी। आप जब तुलना करते हैं, वहां के लोग तुलना करते हैं, पत्रकार तुलना करते हैं, तो वो देख पाते हैं कि जैसे वो काम कर रहे थे पुराने वाले, वैसे ये जो नए चेहरे आए, नए नाम आए, वो भी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो मुद्दे संसद में अटल जी की सरकार के दौरान उठते थे, जो विषय अटल जी की सरकार के दौरान थे, उन्हीं विषयों पर आगे काम वो आदरणीय मोदी सरकार करने लग रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक विचार की एक पूरी श्रृंखला है। हमारे अपने मुद्दे हैं, उन पर काम करते हैं, कोई भी आ जाए, कोई भी। और
दिल्ली में एक नहीं, दर्जन भर कार्यकर्ता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए योग्य है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या है। आपदा जो है वो केजरीवाल जी और उनकी टीम के पास है, क्योंकि वहां अगर किसी ने भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई हाँ, तो फिर कुमार विश्वास जैसा, किरण बेदी जी जैसा और और भी बहुत सारे ऐसे अपना ये पत्रकार योगेंद्र भी थे। यादव, एक पत्रकार भी थे, वो वरिष्ठ पत्रकार थे, हाँ, उन्होंने भी छोड़ दिया इनका। फिर उन जैसे हालात होंगे हम्म। कि वो लात मार के पार्टी से उनको बाहर निकाल देंगे। हम्म। इसीलिए वहां पर आपदा है। हम्म। देखिए, सब जानते हैं कि केजरीवाल जी को सशर्त जमानत दी है। हम्म। वो सचिवालय नहीं जा सकते हैं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, वो कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकते। एक तरह से वो मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ। इतनी तरह की शर्तें उन पर लगाई गई है कि एक तरह से वो मुख्यमंत्री नहीं है। हम्म। क्या इस चुनाव के बाद माननीय न्यायालय की वो रोक हट जाएगी क्या? नहीं, संभव ही नहीं। इसका मतलब वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते भविष्य में। उसके बाद भी झूठ बोलते हैं, मुझे गद्दी पर बिठा दो। तो वो झूठों के सरदार है। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति निर्माण और संस्कार निर्माण की जो भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्री है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास है। दिल्ली इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे रही है। आप देखिए, किसी बहुत अच्छे कार्यकर्ता के नेतृत्व में वे मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उनके साथ विधायक के तौर पर काम करेंगे और अपने अपने एरिया को चमकाएंगे। और बहुत शानदार काम वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी दावेदार होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, हमारे यहाँ दावेदारी से कुछ चलता नहीं है। मैंने बताया कि एक थॉट प्रोसेस है, विचार है। उस विचार को जमीन पर लाने के लिए जो भी व्यक्ति ठीक होगा उसको हमारी पार्टी सामने लेकर आएगी। आई भी है, आती भी, भविष्य में भी आती रहेगी। जी। पहले भी आई है सामने लेके, अब भी आएगी और भविष्य में भी आती रहेगी। उसमें नाम कोई भी हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम तो व्यक्ति ने वही करना है जो वैचारिक यात्रा, विकास की वैचारिक यात्रा, वो 1952 से लेके और आज 2024 तक वो यात्रा चल रही है। उसी यात्रा के हम सब हिस्सा है। पार्टी ने आज हमारे को ये टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, पार्टी का धन्यवाद है। 2022 में हमारा टिकट घोषित करके फिर पार्टी ने सिंबल बदल के किसी और को दिया था, हमारा टिकट काट दिया था और हमारा ट्रैक कोड इतना बढ़िया था तो भी हम पार्टी के आभारी थे। सही बात। काट दिया टिकट, कोई बात, टिकट पार्टी का, उन्होंने दिया तो हाथ जोड़ के धन्यवाद। उन्होंने घोषित करके टिकट वापस ले लिया तो भी हाथ जोड़ के धन्यवाद। हमारा अपना कुछ है नहीं, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र से अपने पड़ोस की शाखा से जुड़ा हुआ स्वयंसेवक हूं, तो मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। मेरे अंदर से जो शब्द निकल रहे हैं वो शाखा की देन है जी। मैं जो सामाजिक भाईचारा कर पाता हूं वो शाखा की देन है। मैं जो अपना परिवार संस्कार के तौर पर चला रहा हूं वो शाखा की देन है। मैं यहाँ कार्यकर्ता हूं वो भी शाखा की देन है। तो मेरा अपना कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपने बारे में विचार नहीं करता हूँ। अच्छा, एक सांस्कृतिक संगठन होने के नाते संघ हमेशा जो है वो देश की बात करता है, हमेशा भारत माता को फ्रंट पे रखता है। उसके बावजूद कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं और चाहे देश की और दूसरी राजनीतिक दल हों, वो हमेशा अब भाजपा के साथ में संघ को भी टारगेट करने लगे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी? इसके पहले नहीं होता था, आज के 10 साल पहले? देखिए, क्या है कि एक वाक्य में जवाब है कि उनमें अकल की कमी है और कम अकल वाला व्यक्ति इस प्रकार के सवाल और इस प्रकार के आरोप लगाता है। नंबर 2,
विश्व के भीतर भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है जी। और विश्व में अपने अपने धर्म उनको भारत में पैर पसारने के लिए बहुत बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़े ग्रुप, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें लगी हुई हैं। वही उनके मुंह में ऐसे निवाले डालती हैं कि उसके बदले उनकी स्टेटमेंट ऐसी आती है। अच्छा। तो जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत के विरोधी हैं, वे चाहे वो केजरीवाल के नाम पे उनको कुछ फंडिंग करें, चाहे राहुल गांधी जी को फंडिंग करें, चाहे किसी और को, तो वे उस प्रकार से उनको फंडिंग करते हैं, जिसके बाद इनकी स्टेटमेंट ऐसी ऐसी आती है। और आप दिल्ली के एक जन सामान्य से पूछ कर देखिए तो वो बताएंगे कि संघ है तो सुरक्षा है, संघ है तो संस्कार है, संघ है तो स्वतंत्रता है, और संघ है तो अपने इतिहास का गौरव है। तो संघ जो है वो ना केवल संस्था है, संस्कार देने का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन वो आरएसएस के रूप में देश और विश्व जानता है। इंडी गठबंधन को लेकर एक सवाल है। अभी 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय ये सारे लोग जो थे वो एकत्रित थे, एक मंच पर थे। अब ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इसका जो स्वरूप दिख रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, लालच में ये एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन भीतर से तो लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं। ये जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों ने गठबंधन बनाया, वो गठबंधन इनके स्वार्थों पे बनाया हुआ गठबंधन था, देश हित में बनाया हुआ गठबंधन नहीं था। तो इसीलिए जब सरकारें नहीं आएंगी तो वो टूटेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, विरोध करेंगे। तो उसी के परिणाम है, दुष्परिणाम है कि जो उन्होंने योजना बनाई वो साकार नहीं हुई, तो अब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये तो अपने चुनाव प्रचार में पुतला बनाता है। कांग्रेस वाले जो हैं वो केजरीवाल का पुतला मफलर लगा के घुमाते हैं, और ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो अब आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं। स्वार्थ ज्यादा है और इन लोगों में अकल की कमी है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप इस चुनाव में? कांग्रेस पहले से अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करेगी, अच्छा, ऐसा मैं मानता हूं। और केजरीवाल के जो लोग हैं उन्होंने काम ऐसे किए हैं कि उनकी वोट प्रतिशत डाउन होगी। अच्छा, ऐसा भी मैं मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले वोटर्स की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए दिल्ली के भीतर इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से अपने विधायकों को जिता कर ले जाएगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी। एलजी को कहते हैं कि काम करने नहीं देता है हमको। अब जब एलजी काम नहीं करने देते तो यही एलजी तो इसके पहले जो सरकारें थी उनके लिए भी था, व्यवस्था तो वही थी, सिर्फ शक्ल बदल गई है, नाम बदल गया है। बाकी एलजी जो काम कर सकते हैं या करते हैं वही तो इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो उनके समय में था। तो ये केजरीवाल को ही इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों होती है? देखिए सर, सरकार जो देश की सरकार है उस पर भी केजरीवाल जी ने बहुत बार निशाना साधा कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। दिल्ली का वोटर सोच रहा है कि जब केंद्र सरकार काम करने नहीं देती तो 29 तक तो यही केंद्र सरकार रहनी है। तो ये तो अभी चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से कहना शुरू कर देंगे सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। इसीलिए दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे जो दिल्ली का विकास करे। तो इनको विदाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार जाके मीटिंग्स में यही तो बोलेंगे बाद में कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। अभी तो घोषणाएं कर देंगे तरह तरह की। बाद में कोविड काल में भी ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश के
जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे पास फंड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, वो आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जब अपने हाथ में कमान संभाली, तब दिल्ली के लोगों को सुरक्षित महसूस हुआ। तो गवर्नर साहब पर आरोप लगाना, केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, वो सब इनके षड्यंत्र का एक पक्ष होता है। लेकिन दिल्ली की संख्या वैसा, दिल्ली की जो लोग हैं, जनता है, वो अब इन बातों को नहीं सुनने वाली। अब ये जो अब देखिए लोकसभा चुनाव की फिर से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहा था, तो जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने केजरीवाल को भगत सिंह बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, सबने मतलब स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ा केजरीवाल को। और अब जो है वो सीवर दिखाते हैं। अब ये बताते हैं कि पानी ठीक से नहीं जा रहा है, हर जगह सड़कें 5 मिनट बारिश होती है तो जाम लग जाता है। तो ये जो व्यवस्था चल रहा है, आपने कहा कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा कांग्रेस का, तो ये जब कोई वोट करने जाएगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि कांग्रेस ने भी तो यही किया था। देखिए, वोट प्रतिशत कांग्रेस का क्यों बढ़ेगा? वो विकास के कारण से नहीं बढ़ेगा। वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ने का कारण है कि केजरीवाल ने जो दिल्ली में सरकार बनाई थी 2020 वाली, तो 2020 की सरकार में उन्होंने कांग्रेस के जो मूल रूप से जो पुराने वोटर थे, उन्हीं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनको अपने पार्टी में वोट डलवाया था, कन्वर्ट हो गया था। तो आज कांग्रेस में भी कुछ जागृति आई है कि अपना जो शिफ्ट वोट है उसको हम ले सकें। तो वो शिफ्ट वोट को वापस लेने की राह पे है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ प्रतिशत उनका वोट बढ़ेगा और केजरीवाल का कम होगा। मैंने आपके इंटरव्यू में यही कहा इससे पहले, केजरीवाल का वोट कम होगा और कांग्रेस का वोट कुछ बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के लिए श्रद्धा नहीं होती। लेकिन ये पहला केस है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश के लोगों के मन में श्रद्धा भाव बढ़ता जा रहा है। तो ब्रांड मोदी एक बहुत बड़ा नाम है और हम उसके उम्मीदवार हैं। दिल्ली में भी 29 सीटें तय हुई हैं, तो रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। अच्छा, बीच में कुछ विवाद भी हुआ। अभी मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा जी ने अपने घर पे बुला के महिलाओं को 1,1100 रुपए दिए और बाद में बोला कि जब मैं जीत जाऊंगा, सरकार बन जाएगी तो 2500 रुपए दूंगा। आपके संज्ञान में है ऐसे ही? तो गलत क्या किया प्रवेश जी ने? प्रवेश जी के पिताजी स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम से एक संस्था चलाते हैं। अच्छा। वो संस्था बहुत सारे राज्यों के अकाल पीड़ित गांव को गोद ले चुकी थी। अच्छा। कई शमशानों को गोद लिया हुआ है। बहुत सारे गरीब बच्चों को वो पढ़ाती है संस्था। उसमें अगर उन्होंने सर्दी में कोई 1,000-1,100 रुपए अगर गरीब लोगों की मदद करती संस्था के नाम से, तो इस देश में लाखों संस्थाएं जो गरीब की मदद कर रही हैं। मैं खुद, मेरी मदर का नाम शांति है, मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। 2003 21 साल पहले शांति एनजीओ हमने शुरू करी। हर साल सर्दियों में शांति एनजीओ के बैनर पे हम कंबल वितरण करते हैं। अच्छा। उस कंबल की जो राशि है, खरीदारी है, वो 1500 रुपए की होती है। अच्छा। तो वो हम देते हैं गरीबों को। संक्रांति पे कालूराम चौक, मेहरौली का कालूराम चौक पुलिस स्टेशन के सामने, वहाँ हजारों सन्यासियों को, हजारों गरीब परिवारों को वहां पर इकट्ठा होने का मौका मिलता है। सबको पता है कि गजेंद्र यादव और आरती जी शांति एनजीओ के माध्यम से वो कंबल वितरण करेंगे। बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो अच्छी बात है। इसमें दुख क्यों हो रहा है? आतिशी जी को दुख क्यों हो रहा है? भाई, आप खाओ तो गोलगप्पा और प्रवेश वर्मा ने खा लिया तो पानी का गुलगुला। आप तो पोस्टर लगा रहे हो कि 2100 देंगे, 2100 देंगे, 2100 देंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर अपने घर में गरीब परिवार की महिलाओं को बुला के 1,100 रुपए दे दिए, तो आप अप्रिशिएट करो ना।
कि जो काम हम कर रहे थे वो काम आपने भी कर दिया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? इसका मतलब कि ये जो महिला विकास मंत्रालय ने जो नोटिस दिया था अखबार में कि हमारा इस 2100 की योजना से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कि इनके मन में है कि चुनाव में किसी तरह 2100 का जन जागरण करके झूठ बोल के इनके वोट तो ले लें, बाद में देंगे नहीं। अच्छा, इसके पहले आपको ध्यान होगा, मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल कहते थे, जब इनको बेल मिली और प्रचार करने के लिए जब ये बाहर आए, तो ये कहते थे कि मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप भाजपा वालों से पैसा ले लेना, बाकी लोगों से पैसे ले लेना, लेकिन वोट हमको देना। अब फार्मूला उनका था और उस फार्मूले पे अगर दिल्ली के लोग उस फार्मूले का पहला भाग को स्वीकार कर रहे हैं कि वो प्रवेश जी से अगर कोई मदद ले रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको ये पता है कि दिल्ली से इनकी जमीन खिसक गई, ये समाप्त हो गए हैं। सबको पता चल गया कि केजरीवाल नंबर 1 का फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है, धूर्त है, इनके चुनी हुई देश की सरकार को गाली देता है, गवर्नर साहब को गालियां देता है। तो ये मक्कार लोग हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हाय राम, ये क्या हो गया ये 1100 रुपये दे दिए। तो वो तो पोस्टर लगा के प्रचार कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने देना शुरू कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा देखिए, सर्दी इतनी पड़ रही है, पोल्यूशन इतना है, उसमें परिवारों को जरूरत रहती है, परिवारों की मदद करनी चाहिए। मैं केवल चुनाव के कारण से ये 2100 रुपए का गुणगान कर रहे हैं, इसका विरोधी हूं मैं, गरीब को मदद पहुंचाने का विरोधी नहीं हूं। और मैंने आपको बताया है कि हम खुद ही सर्दी के दिनों में, सकरात एक बहुत बड़ा उत्सव होता है देश का, उसमें अपने परिवारों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के मनाया जाता है, तो उसी तरह का गिफ्ट हम भी देते हैं, कंबल वगैरह देते हैं। तो कोई ऐसी गलत बात नहीं प्रवेश वर्मा ने करी कि जिसका कोई विरोध करे। विरोध वो करेगा जिसके मन में देने की इच्छा नहीं है। तो आतिशी जी के मन में देने की इच्छा नहीं है, वो गरीबों को कुछ नहीं देना चाहती। एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, दिल्ली की प्रमुख समस्याएं आपके हिसाब से क्या हैं, और अगर सरकार बना ली आप लोगों ने तो उससे निपटेंगे कैसे? द्विवेदी जी, मैं दिल्ली की समस्याओं पे बात नहीं करूंगा, उसके लिए आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय जी वैजयंत जय पांडा जी, और आदरणीय अलका गुजर जी, हमारे सातों सांसद, हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, वे दिल्ली की बात करेंगे। मैं अपने महरौली की बात आपके सामने रख सकता हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक 2.5 साल कोविड काल में चला गया था, और 2.5 साल जो बचे थे, उस 2.5 साल में लगभग 100 से ज्यादा सड़कें वो महरौली वार्ड की आदरणीय निगम पार्षद आरती जी ने बनवाई थी। अच्छा। लगभग 4 पार्क वे महरौली में जनता के सहयोग से बनाने शुरू किए थे, जिसमें से 2 पार्क डेवलप हो गए। आज हालत बहुत खराब है उन पार्कों की। महरौली ऐतिहासिक शहर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण वो अपनी सुप्रीम और सीक्रेट पावर अपनी बहन माँ योगमाया जी के मंदिर में पांडवों को लेकर और यज्ञ तप करने के लिए आए थे जी। शक्ति की देवी योगमाया जी को माना जाता है। 5000 साल पुराना ये जो ऐतिहासिक शहर है, उस ऐतिहासिक शहर में पार्किंग नहीं थी। अच्छा। कभी भी। आपको हैरानी होगी कि 20 साल से यहाँ कांग्रेस के निगम पार्षद रहे, 10 साल लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमएलए रहे, उसके बावजूद महरौली के 2.5-3 लाख की जो पॉपुलेशन है, 85,000 तो वोट है महरौली का, उसमें पार्किंग नहीं थी। पहली पार्किंग वो 17 से 22 की भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद आदरणीय श्रीमती आरती जी ने दी। अच्छा। अंबावता कॉम्प्लेक्स के सामने। अच्छा, उसके पहले था ही नहीं। हाँ, और महरौली बाजार आसपास के गांव का सबसे पुराना बाजार है।
ओके। उसमें पार्किंग नहीं थी, पार्किंग दी, हम्म 17 से 22 के बीच में पार्किंग बना दी गई। हम्म वो ठीक ढंग से हमने चलाई और जनता को सौंप दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो ये कब्जा वाली जो सोच है, हम्म उसके पोषक, उसके अग्रसर यहां पर 22 में आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद बना, हम्म तो उस पार्किंग पर कब्जा करके अपना शीश महल यहाँ के आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और उनके पतिदेव ने बना लिया। अच्छा। जो जनता के लिए पार्किंग बनाई गई, उसका लगभग 30% हिस्सा अपने अय्याशी और ऐशो आराम के लिए उन्होंने सरकारी जमीन में कब्जा लिया, अच्छा, पार्किंग में घर बना लिया उन्होंने। पार्किंग में घर बना लिया। तो महरौली की जनता ये जानती है कि गजेंद्र यादव वो एक ऐसा नाम है जो जनहित के काम करता है, और बाकी पार्टी के लोग वो अपना घर भरने का काम करते हैं, अपना ऑफिस बनाने का काम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए महरौली में एक और हैरानी की बात सुनिए आप, महरौली में सीवर और जल बोर्ड का प्रोजेक्ट वो 2012 में उस समय के जो कांग्रेसी विधायक थे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है, बहुत विद्वान है, भगत सिंह कॉलेज में लेक्चरर भी रहे। अच्छा। वे लगभग 200 करोड़ रुपया वे सैंक्शन करा के लाए। अच्छा। किसके लिए? जल बोर्ड और सीवर के प्रोजेक्ट थे दोनों, वो सैंक्शन करा के लाए। और 13 में आम आदमी पार्टी के ये 15 में आम आदमी पार्टी के विधायक आ गए। 15 से लेकर और आज 25 में हम बैठे हैं, 10 साल। आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली के इस ऐतिहासिक शहर में वो जो प्रोजेक्ट था उसकी कीमत 200 करोड़ से बढ़कर हो गई 450 करोड़, और 450 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया 10 साल तक सीवर और जल बोर्ड के नाम पर। और एक भी पाइप, महरौली वाले सुन रहे होंगे, एक भी पाइप, वो नया पाइप, नए जल बोर्ड की लाइन नहीं बिछी। एक भी गंदा पानी घर से बाहर निकलने के लिए सीवर विभाग होता है, एक भी पाइप सीवर विभाग का नहीं बिछा। 10 साल तक महरौली की जनता को ये झूठ बोलते रहे कि आपके घरों में पानी की पाइपलाइन आएगी, आपके घरों से सीवर की पाइपलाइन बाहर जाएगी, 10 साल तक। और अब दोनों ही प्रोजेक्ट वो डंप कर दिए गए, उनका कोई मतलब नहीं है, और वो काम समाप्त कर दिए, जबकि 450 करोड़ से ज्यादा घोटाला इन्होंने उसमें कर दिया। वो 450 करोड़ ये गमन कर ले, खा गए। तो महरौली की जनता इनसे त्रस्त है। आप देखना कि कितने अपार जन समर्थन के कारण, कितनी बड़े मार्जिन से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो आज थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता गजेंद्र यादव जी। देखते रहें कौन किसकी बनेगी सरकार। नवप्रभा लाइव पर अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें। नमस्कार।